नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। ये L1 मिशन क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसी से संबंधित बातों को समझेंगे आज की क्लास में। उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है और यह कोर्स आप लोगों को 4 सितंबर शाम 7 बजे से दिखाई देगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इस कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। इसकी वैधता जब से क्लास शुरू होगी अर्थात कोर्स जब से शुरू होगा 1 वर्ष की रहेगी और असीमित बार देखने की इसमें सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ प्रतिदिन कम से कम 2 कक्षाएं होंगी और नियमित ये क्लास टेस्ट भी होंगे इन्हीं सभी कक्षाओं पर आधारित। इसके अलावा प्रत्येक विषय पर खंड पर आप लोगों को क्लास नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो सके। अब बात आती है कि फीस कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान रखें 50% डिस्काउंट के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईएमआई की सुविधा दी जा रही है। अगर आप एक बार में देने में सक्षम नहीं हैं तो आप ईएमआई की सुविधा का लाभ ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो सपोर्ट टीम है आप लोगों को उससे संबंधित सभी जानकारी दे देगी। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आफ्टर चंद्रयान 3 सॉफ्टली लैंड्स ऑन मून, इसरो सेट्स आई अर्थात इसरो ने अपनी आंख कहाँ पर, ऑन द आदित्य L1 सोलर मिशन। ये सूर्य से संबंधित है। ऑल अबाउट इट अर्थात इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसरो ने 2 सितंबर को ये तय किया है कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। ये किससे संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है। यहाँ पर बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह आदित्य L1 क्या है, इससे संबंधित सभी बातों को देख लेते हैं। तो ये भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। परिकल्पना इसकी कब की गई थी, तो वर्ष 2008 में ही इसकी परिकल्पना कर ली गई थी और अंतरिक्ष अनुसंधान सलाहकार समिति जो गठित की गई थी, उसी सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया था और उसी ने इसकी परिकल्पना की थी। प्रक्षेपण की बात किया जाए तो PSLV XL के माध्यम से ये प्रक्षेपित किया जाएगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष यान की बात की जाए तो यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु अर्थात L1 जिसे कहा जाता है वहां पर जाएगा और चारों ओर अर्थात जो सूर्य का प्रभा मंडल है उस प्रभा मंडल कक्षा में इसे रखा जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने के बाद अब ये बात होगी कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी होगी, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर यहाँ से अर्थात पृथ्वी से इस प्रभामंडल की दूरी है जहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ लाभ की बात करें तो L1 बिंदु के चारों ओर जो प्रभामंडल है, प्रभामंडल का मतलब ये है कि अगर इसको हम मान लें तो जो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाई देता है, आप किसी देवता के बारे में भी देखे होंगे कि उनके चित्र के पीछे एक प्रभामंडल बना दिया जाता है। तो सूर्य के चारों तरफ ये प्रभामंडल कई बार तेज भी कहा जाता है, उस प्रभामंडल कक्ष में होगा। सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार अध्ययन किया जाएगा, बिना किसी डिस्टरबेंस के और बिना अपने आप को प्रभावित किए ये अध्ययन करेगा। साथ ही ये सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा कि सौर गतिविधियां कैसे होती हैं। अभी तक उसके बारे में सटीक जानकारी पूरे विश्व को नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना टेम्परेचर है कि जब भी कोई मिशन भेजा जाएगा या जाएगा तो वो खुद ब खुद उसके टेम्परेचर से पिघल जाएगा। तो इसलिए अंतरिक्ष मौसम पर उसके प्रभावों अर्थात सूर्य के प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये बनाया गया है, ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी का जो क्षेत्र है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 मिलियन, ये L1 पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है L1, L2, L3 और L4, L5, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यह वह स्थिति है जहां पर हम आदित्य 1 को स्थापित करेंगे और यहां से आदित्य 1 इस पूरे डिस्क की अगर बात किया जाए तो चारों तरफ इसके जो सूर्य है उसका अध्ययन करेगा, उसके प्रभामंडल का अध्ययन करेगा। तो किन किन बातों का अध्ययन करेगा, क्या क्या बातें इसमें शामिल होगी, इसको देख लीजिए। अंतरिक्ष में ये विशिष्ट स्थान है।
अब हम बात कर रहे हैं जो लैंग्वेजियन 1 है उसकी बात की जा रही है कि अंतरिक्ष में एक विशिष्ट स्थान है। ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण संतुलन का एक क्षेत्र का निर्माण करता है। संतुलन का मतलब ये है कि न तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और न ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। कई बार आप लोगों ने गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में सुना है। तो गोल्डीलॉक्स जोन दरअसल उस जोन को कहते हैं जहां पर उपयुक्त दशाएं होती हैं जीवन के लिए। जैसे भारत, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी भी एक गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां पर न तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, न ही बहुत कम टेम्परेचर है। इसकी वजह से यहाँ जीवन के विकास की उपयुक्त दशाएं जो होनी चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जीवित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि न तो गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और न ही बहुत कम प्रभाव होगा। यहाँ पर स्थिर रहेगा। स्थिर रहने की वजह से या अर्ध स्थिर आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह उस बिंदु को बताता है जहाँ पर स्थिर होगा या अर्ध स्थिर क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे यहाँ हमारा जो आदित्य L1 है इसके प्रभाव में आकर के नष्ट भी नहीं होगा। और अगर पृथ्वी के प्रभाव की बात की जाए, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो ये उस स्थानों को बता रहा है। तो दो पिंडों के मध्य एक पिंड ये है और एक पिंड पृथ्वी है। ठीक है, या एक ग्रह और सूर्य के ग्रह की बात कर सकते हैं, दोनों के बीच का स्थान है। इसके बारे में समझने के साथ साथ यहाँ पर और देख लीजिए, एक तीसरी छोटी वस्तु बड़े पिंड के सापेक्ष अपनी अपेक्षाकृत स्थिति को बनाए रखती है। यहाँ पर वो उपयुक्त दशाएं हैं जहाँ पर आदित्य L1 की बात की जा रही है, वो अपनी स्थिति बनाए रखेगा। L1 L5 तक ये लेवल 5 है। अगर इसकी बात किया जाए, L1 लैंग्रेज जो पॉइंट 1 है, इसका खोज किसने किया था? तो गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेज ने किया था और इन्हीं के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा गया था। अवस्थिति की बात करें तो यह पृथ्वी के कक्षा के अंदर ही स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य बात की जाए तो ये जो दूरी है, डिस्टेंस, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर के ये अंदर है। पृथ्वी सूर्य प्रणाली की बात करें, प्रणाली का L1 बिंदु जो है बिना किसी ग्रहण के हर समय सूर्य का स्पष्ट दृश्य दिखाता है। स्पष्ट दृश्य इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ताकि हम सूर्य की सतह का अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 जो मिशन L1 लैंग्रेज बिंदु है उस पर पहुंचने के बाद हेलो कक्षा का मतलब वो जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यहीं से ये अपना अध्ययन कार्य शुरू करेगा। आदित्य L1 के मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, ये हम सूर्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कन्वेंशन जोन के साथ साथ ये कोरोना को बता रहा है, इसको आप कोरोना कहेंगे। सन कोर की बात, ये जो हिस्सा है पृथ्वी के कोर को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कई बार, तो ये कोर को दर्शा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग भाग इसके बताए गए हैं। यहाँ पर देखें, गतिशीलता का अध्ययन करेगा। किसकी गतिशीलता का? तो सूर्य के ऊपरी जो वायुमंडल हैं उन सभी की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फियर और कोरोना दोनों की बात की जा रही है। क्रोमोस्फियर जो है और कोरोना दोनों का ये अध्ययन करेगा। साथ ही साथ आंशिक रूप से आयनित जो प्लाज्मा है उसकी भौतिकी, अर्थात वो कैसे बना है, उसके कण कैसे हैं या फिर उसका द्रव्यमान कैसा है, उसके पूरे फिजिक्स के बारे में ये अध्ययन करेगा। कोरोनल जो द्रव्यमान है, इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स जो हैं, फ्लेयर्स का मतलब यहाँ से जो ये निकल रही हैं इनके फ्लेयर्स का ये अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के अलावा यह भी ध्यान रखना है, सूर्य के कण की जो गतिशीलता है उनका अध्ययन करेगा। वातावरण का निरीक्षण करेगा कि सूर्य का वातावरण कैसा है। सौर कोरोना के जो भौतिकी का तापन तंत्र है उसका भी अध्ययन करेगा कि वहाँ पर किस तरह का तापमान है, तापमान का तंत्र क्या है। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का भी ये निदान करेगा, देखेगा कि तापमान कैसा है, वेग कैसा है और उसका घनत्व कैसा है, इन सभी बातों का अध्ययन करेगा। इसके साथ साथ जो क्रोमोस्फीयर है, वेश और विस्तारित कोरोना है, उस प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। सौर में जो विस्फोट की घटनाएं होती हैं और उस विस्फोट से जो फ्लेयर्स निकलते हैं उनका अध्ययन करेगा। सौर कोरोना की बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो ट्रोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र है उन सब का ये माप करेगा। हवा की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है, संरचना क्या है उसकी और उसकी गतिशीलता क्या है, उन सभी का अध्ययन करेगा।
इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं आदित्य L1 पेलोड, अर्थात पेलोड की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पूरी संरचना की बात कर रहे हैं कि ये पूरा भार जो है, पेलोड का मतलब वजन है। कई बार जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है या कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो ये कहा जाता है कि यह कितना पेलोड ले जाएगा, तो वहाँ पर विस्फोटक के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल यहाँ पर वजन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये पूरी संरचना जो ले जाएगा इसमें क्या क्या बातें होंगी। तो दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ होगा, सौर्य पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप होगा, आदित्य सौर्य पवन कण प्रयोग होगा, आदित्य के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज होगा, सौर्य निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा, उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नोमीटर होगा। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि दरअसल ये करेगा क्या। तो जो दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ है वो क्या करेगा, सौर्य वातावरण की जो गर्मी है उसको समझने में सहायता करेगा। सूर्य में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को ये देखेगा, साथ ही साथ अंतरिक्ष में अर्थात जो सूर्य का ताप होता है उससे मौसम और पृथ्वी का जलवायु कैसे प्रभावित होता है उसको समझेगा। साथ ही साथ हमने स्वीट की बात की तो सौर्य पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप इसका पूरा नाम है। यह NM तरंग दैर्ध्य रेंज के बीच जो सूर्य का निरीक्षण है वो कार्य करेगा। साथ ही साथ यह अपने 11 फिल्टर का प्रयोग करेगा और 11 फिल्टर के साथ साथ सौर्य वातावरण की जो विभिन्न परतें हैं उनकी पूरे डिस्क की छवि ये इकट्ठा करेगा। इसके अलावा जो आदित्य सौर्य पवन कण प्रयोग किया गया है, यह सौर्य पवन की जो विविधता है उसके गुण है, उसके साथ साथ उसका विवरण, वर्ण क्रमिक विशेषताओं का यह अध्ययन करेगा। साथ ही जो सौर्य निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो सौर्य कोरोना के जो रहस्य हैं और कोरोना की जो हीटिंग तंत्र है उसका अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के साथ साथ एक्सरे फ्लेयर्स की निगरानी करने का भी काम करेगा। इसके साथ उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह सौर्य कोरोना की जो गतिशील घटनाएं हैं उन घटनाओं का निरीक्षण करेगा। विस्फोट जो सूर्य की सतह पर होता रहता है, सूर्य में होता रहता है, उसका भी अध्ययन करेगा और उससे जो ऊर्जा निकलता है, उसके कण निकलते हैं, उसके तेज करने के जो उपयोग हैं और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनका अनुमान लगाएगा। आदित्य के लिए ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज जो है वो सौर हवा की संरचना कैसी है उसको समझेगा। इसके अलावा ऊर्जा वितरण को समझने में सहायता करेगा। साथ ही यहाँ पर इसमें एक मैग्नोमीटर लगा है, यह अंतर्ग्रही चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका परिणाम क्या होता है उन सब के प्रकृति को मापने का काम करेगा। तो एक एक करके यहाँ पर आप जितने भी अभी मैंने इक्विपमेंट के नाम लिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इन बातों को समझने के साथ ये बात समझना जरूरी है कि भारत के लिए जो मिशन है कितना महत्वपूर्ण है या क्यों उपयोगी है। तो प्रभाव को समझने में मदद करेगा, अर्थात ये जो मिशन है क्या प्रभाव, तो पेलोड डेटा पृथ्वी और उसके आसपास के जो सूर्य हैं उसके आसपास की जो घटनाएं हैं उनको समझने, जो सौर ज्वालाएं होती हैं उनका पैटर्न क्या होता है, उनका प्रभाव क्या होता है, उपग्रह पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन में ये सहायता होगा कि ये सहायता करेगा कि किस तरह से और हम अपनी वैज्ञानिक अध्ययन को किस दिशा में ले जा सकते हैं। सौर्य कोरोना के बारे में ये समझ को बढ़ाने का काम करेगा। अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन किया जा सकता है, इस मिशन के माध्यम से हमें डेटा मिलेगा और फिर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, आगे के अध्ययन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ वेल्स जो है कोरोना पर नियंत्रण और निगरानी रखेगा। साथ ही साथ जो ये डेटा उपलब्ध कराएगा उस डेटा के माध्यम से हम सौर्य खगोलीय समस्याएं हैं उनका हम उत्तर ढूंढ सकते हैं। एक ही समय में ये इमेजिंग करेगा। इमेजिंग का फायदा हमें ये होगा कि 1 सेकंड के अंतर इसमें जितने भी इमेज लेगा और उस इमेज से जो डेटा हमें मिलेगा उसके माध्यम से जो खगोलीय समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस मिशन में हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो जो आदित्य L1 है भारत का पहला सौर्य मिशन है। सौर्य मिशन होने के साथ साथ ये अलग बात है कि हमारी ये बहुत बड़ी सफलता है कि चंद्रयान 3 के माध्यम से
हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है और हमारा ये मिशन सफल रहा है। लेकिन अभी इसको लेकर के भी कई सारी चुनौतियां बताई जा रही हैं, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर अक्सर तूफान आता रहता है, चक्रवात आता रहता है। उससे उसकी सुरक्षा कैसे हो और वो कैसे सुरक्षित डेटा भेजता रहेगा, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। बहरहाल L1 जो मिशन है, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, तो हमारे सामने अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास अनुभव इसका है नहीं। तो यहाँ पर प्रत्याशा और चुनौतियाँ अपरिहार्य हैं। और साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है, सूर्य के पृथ्वी की जो दूरी है या सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, मिशन द्वारा तय की गई दूरी एक संवेदनशील बिंदु है। संवेदनशील बिंदु इसलिए है क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि 1.5 के करीब जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ पर जो बताया गया है, उस डिस्टेंस को हम कैसे समझेंगे। अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस हुई फिर हम क्या करेंगे, कम हुई फिर हम क्या करेंगे, अन्य उपग्रह के साथ अगर टकराव वहाँ पर होता है फिर हमारा ये मिशन खराब हो सकता है। टकराव से भी बचाना है। आदित्य L1 जो सूर्य से बहुत दूर स्थित है उसको भी हमें समझना है। अर्थात हमने ये देखा था कि जो पॉइंट है जहाँ पर जा कर के आदित्य L1 निगरानी करेगा, वहाँ का अध्ययन करेगा, अगर बहुत ज़्यादा दूरी हुई फिर ऐसी स्थिति में हमारे पास पर्याप्त डेटा और सही डेटा नहीं मिल पाएगा। साथ ही धूप वाले मौसम में अत्यधिक तीव्र तापमान होगा और उस तापमान का भी प्रभाव आदित्य L1 पर पड़ सकता है। विकिरण के कारण हो सकता है कि इस मिशन को नुकसान पहुंचे और हमारा ये मिशन फेल हो जाए। बहरहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा मिशन सफल हो, और जैसे पूरे विश्व ने दुआएं की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नागरिकों ने भी भारत की इस मिशन की सफलता की दुआएं की, अर्थात मैं चंद्रयान की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हमारा ये जो आदित्य L1 मिशन है वो सफल हो, और उस सफलता की दुआएं हम सभी को करना चाहिए। भारत के लिए गौरव की बात है। तो इस भारत के पहले अंतरिक्ष यान की सफलता अब भविष्य पर निर्भर है। देखते हैं, और जैसे ही जो भी अपडेट होगा हम उस अपडेट को यहाँ पर संस्कृति IAS चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।